नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं 2 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी वो अचानक पाकिस्तान दौरे पर गए। अचानक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इस तरह के हेड ऑफ स्टेट का कोई विज़िट होता है, तो वो बहुत पहले से प्लान्ड होता है और उसकी न्यूज़ सभी जगह होती है। पर इनके विज़िट की न्यूज़ पहले से नहीं थी और ये बड़ा अचानक सा दौरा हुआ और ये 3 दिन का दौरा हुआ। आज वो दौरा कमेंस हुआ और वहाँ से वो श्रीलंका के लिए निकले। इस पूरे दौरे पर ईरान और पाकिस्तान ने क्या हासिल किया या फिर जियोपॉलिटिक्स सर्किट पे इस दौरे से क्या चीज़ ऐसी निकल के आई जो दूसरे देशों को या दूसरे किसी इवेंट को वो स्ट्राइक कर सके। इन्हीं चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर वीएसएम सर हैं। सर, आपने समय निकाला और इस टॉपिक पर अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए आपने एग्री किया। इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राहुल एंड बहुत अच्छा लगता है आपके शो में एंड स्पेशली ये ऐसे इवेंट्स हैं which should be analyzed immediately because ये करंट इवेंट्स होते हैं और हमको इसको अच्छी तरीके से इसको समझना चाहिए कि एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे देश में क्यों जाता है जब एक दूसरे के अगेंस्ट मिसाइल्स भी फायर हुई थी इस तरीके की राइट, बैकग्राउंड हुआ था तो ये बहुत जरूरी हो जाता एब्सोल्युटली। क्योंकि कुछ दिन पहले तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। यस हेड या ऑफ वॉर या उस तरफ उस पोजीशन में आ गए थे और आज ये अचानक एक दूसरे के गले लग रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल। यस सर, ओवर टू यू। अच्छा नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एक सिंपल सा फैक्ट के ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी चल रहा है और जब हुँ, सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, इतनी अनसर्टन है और हमको पता नहीं है कि जो नेक्स्ट कहाँ से अटैक आएगा उस एरिया में, उस एरिया का प्रेसिडेंट अपने देश को छोड़ के एक दूसरे देश में जाता है और खासतौर पाकिस्तान राइट, और एक एजेंडा बना के जाता है और ये एक वन डे विजिट नहीं है, ये हुँ, एक 3 दिन का विजिट बनाता है और उस विजिट में खास तौर पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलता है। राइट, अब अगर आप इसका एजेंडे को एनालाइज करें, वो प्रेसिडेंट को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, आर्मी चीफ को मिलता है। हुँ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो इंसिडेंटल है बिकॉज वो पाकिस्तान को नहीं चलाते हैं और रईसी को भी पता है जो ईरान के प्रेसिडेंट है कि पाकिस्तान में किससे मिलना जरूरी है। राइट, अब बराबर, एक चीफ से मिलने आता है तो वो किस लिए आता है? वो ट्रेड, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के आज हमारा $2 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है, हम चाहते हैं कि इसको $10 बिलियन करें और एग्रीकल्चर के फील्ड में हम अपने आप को बढ़ाएं और हम ये जो गैस पाइपलाइन की बात करें कि ये जो गैस पाइपलाइन आप शुरू करें। आप देखिए गैस पाइपलाइन जो है, जो ये पूरी इस पाइपलाइन है, ये क्यों नहीं बनी अभी तक? इसके रीजंस क्या है? 2010 में ये पाइपलाइन का एग्रीमेंट साइन हुआ था और आज हम 2024 में बैठे, 14 साल में ईरान ने जो ये 1900 किलोमीटर की पाइपलाइन है, उसमें से 1150 किलोमीटर ईरान में है और 780 किलोमीटर पाकिस्तान में है। अब ईरान ने अपना पोर्शन तो बना लिया है, बट पाकिस्तान ने एक आधा किलोमीटर भी पाइपलाइन को नहीं बनाया है और कुछ महीने पहले पाकिस्तान के बजट में 80 किलोमीटर इन लोगों ने सैंक्शन किया और पाकिस्तान ने राइट, 10 साल की एक्सटेंशन मांगी थी 2014 में। वो एक्सटेंशन इस साल पूरी हो रही है और ईरान ने $2 बिलियन इस पे खर्च किए हैं और अगर पाकिस्तान इस साल में नहीं बनाता है तो उसके ऊपर 1 बिलियन
डॉलर का फाइन लग सकता है फॉर नॉट एडियरेंस टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो इस हुँ, तरीके का बैकग्राउंड बनाया गया और हुँ, इस रईसी आए यहाँ। बट हुँ, एक्चुअल चीज है, हम हमारा फोकस उस पे नहीं जा रहा है, कोई मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। और वो ये चर्चा है कि आज ईरान ने अपने आप को एक सिचुएशन में पा रहा है कि वो बहुत मिडिल ईस्ट में वनरेबल हो चुका है। राइट। आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल ने उसके ऊपर अटैक किया और हुँ, एक पूरा S-300 का रडार सिस्टम को इजराइल ने एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया ईरान में। अब राइट। ईरान की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। हुँ, दूसरा जो उसकी एयरफोर्स है वो बहुत कमजोर है। उसके बाद F-4, F-5 और F-14 टाइप के विंटेज एयरक्राफ्ट है जो 1979 की रेवोल्यूशन से पहले यूएस से लिए थे। अभी उसके पास MiG-29 और कुछ सिखोइज है। हुँ, अभी वो जो F-35 स्टेल्थ फाइटर है इसराइल का, उसके सामने ये अपना मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए बराबर। अब ईरान क्या कर रहा है, मैं आपको इसको संक्षेप में बताता हूँ और पाकिस्तान में क्यों आया है। पहली चीज, ईरान ने रशिया को बोला है कि हमको 2 दर्जन सुखोई 35 एयरक्राफ्ट चाहिए जो एक स्टेल्थ फाइटर है और जो इनके F-35 का मुकाबला करे। ओके। पहली चीज, एक बार जो है उसको ईरान के पास आ जाएंगे तो ईरान की जो एयरफोर्स है उसको कुछ एक दम मिलेगा। हुँ, दूसरा, इसने क्या किया है कि इसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आज हम देख रहे हैं, ईरान के पास काफी अच्छी मिसाइल टेक्नोलॉजी है और हुँ, इसके पास एक यू नो सैयद 4 भी करके एक मीडियम रेंज कॉन्टिनेंटल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक टाइम पे 6 टारगेट्स को एंगेज कर सकती है और 300 ओके। किलोमीटर दूर एंगेज कर सकती है। तो इसके पास अपना एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम इसका बना हुआ है ईरान के पास। और इसकी मदद किसने करी है? चाइना ने, ओके। नॉर्थ कोरिया ने। तो हुँ, अब हम एक नेक्सस बनता हुआ देख रहे हैं, चाइना और ईरान का और रशिया का। और हुँ, ये अभी जो है ना, ईरान को मजबूत किया जा रहा है। अब ये बात करते हैं पाकिस्तान इस इक्वेशन में कहां से आ गया। राइट। पाकिस्तान इस इक्वेशन में आया है बिकॉज चाइना ने ईरान को बोला है कि आप पाकिस्तान का दौरा कीजिए। आप ओके। पाकिस्तान से जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलरेडी ईरान का जो चल रहा है, पिछले 15 साल से पाकिस्तान की जो उनको टेक्निकल मदद मिल रही है, पाकिस्तान के साइंटिस्ट वहां पे जाके काम करते हैं, उनके हुँ, रिसर्च सेंटर में उनको ट्रेनिंग देते हैं सैंक्शंस के बावजूद। हुँ, ये कार्रवाई अभी हो रही थी, 2019 के बाद ये कार्रवाई बंद हो गई। ओके। अब इस रईसी को बहुत जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान की कि इसको रिवाइव किया जाए। और वो कैसे रिवाइव करेगा? वो एक फोन कॉल के ऊपर तो बात कर नहीं सकता, तो हुँ, इसीलिए वो यहां पे पहुंच गया है। और अमेरिका के एक स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट आज दिया है कि अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी हरकत करता है, अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगाएगा। और राइट। इस तरीके के सैंक्शन लगाएगा कि IMF का जो भी फंडिंग है पाकिस्तान की बंद हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में वो उसको वापस डाल दे। तो अभी राइट। ऐसी धमकियां अमेरिका की तरफ से आ रही हैं। और उसको रईसी इसीलिए आया था कि ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलरेडी इसके पास इसको यूरेनियम काफी क्वांटिटी में मौजूद है। और हुँ, इसको कहां से मिला, कैसे मिला, हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये पाकिस्तान आया है तो इसका यूरेनियम भी पाकिस्तान के थ्रू आया होगा। और बराबर। इसको और भी इसकी जरूरत है।
और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अनुसार जिस दिन ईरान चाहेगा 7 और 10 दिन के अंदर 3 न्यूक्लियर वॉरहेड वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसके पास काबिलियत है आज। बट ओके। ईरान अगर अपने आप को मिडल ईस्ट में एक पावर सेंटर क्रिएट करना चाहता है, वो चाइना और रशिया के बिना नहीं कर सकता है। और जो इसको न्यूक्लियर पावर सेंटर अगर वो बनना चाहता है, तो पाकिस्तान की मदद बहुत जरूरी हो जाती है। हम्म। पाकिस्तान और चाइना एक दोस्त है, और इसीलिए ये एक और नेक्सस बनता दिखाई दे रहा है। और आज मिडल ईस्ट में अगर सिचुएशन अनस्टेबल होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान चाइना का है, राइट। क्योंकि चाइना का पूरा ट्रेड मिडल ईस्ट के थ्रू जाता है, और चाइना हम्म। नहीं चाहेगा कि मिडल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा हो। और इसीलिए आपने देखा कि चाइना ने अपने यूएई के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर लिए हैं, चाइना ने सऊदी अरेबिया के साथ अपने अच्छे रिलेशन कर लिए हैं, चाइना ने ईरान के साथ अच्छे रिलेशन कर लिए हैं, बिकॉज हम्म। चाइना जानता है आज मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 8 मिलिट्री बेसिस हैं। राइट। 5 साल पहले अमेरिका के 1,20,000 सैनिक थे इस एरिया में, आज की डेट में 40,000 है सैनिक। अब हम्म। वो ये जानता है कि अमेरिका मिडल ईस्ट को कंट्रोल करता है, और एक कहावत है, जो मिडल ईस्ट को कंट्रोल करता है वो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि हम्म। जितने भी सी रूट्स हैं, जितने भी ट्रेड रूट्स हैं आपके आज की डेट में, वो मिडल ईस्ट के थ्रू जाते हैं। बराबर। दूसरा, चाइना नहीं चाहता इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बने। हम्म। तो एक उसका वेस्टेड इंटरेस्ट भी है चाइना का, कि वो ईरान को मजबूर करे कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक जगह है, और पर्शियन गल्फ, जहां पे ईरान इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकता है। तो आने वाले वक्त में अगर ईरान चाहेगा, इस पर्शियन गल्फ को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ये इतना खतरनाक एरिया बना देगा कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आप लोग भूल सकते हैं, इट कैन बिकम हिस्ट्री। और ओके। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो आइडिया है, वो किसने दिया? अमेरिका ने दिया। हम्म। तो इसीलिए हम इस चीज को दो एंगल से देख रहे हैं। हम एक चीज ये देख रहे हैं कि ये मिडिल ईस्ट का जो कंट्रोल है, चाइना चाहता है कि ईरान कंट्रोल करे, और अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया कंट्रोल करे। तो अभी ये एक क्लैश हम देखने वाले, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे मैं रीड कर रहा हूं सिचुएशन को। और दूसरा, अप्रैल के महीने में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गए थे। राइट। बराबर। अब पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम है? अब पाकिस्तान को अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बनाना है। हम्म। अब कौन से देश पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं? एक आपका सऊदी अरेबिया है, एक आपका ईरान है। हम अगर यूएस और चाइना को बाहर रखें इसमें से, हम्म। बिकॉज चाइना अभी पाकिस्तान में और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज वो जो सीपेक है वो भी डेंजर में आ चुका है। राइट। और जितना पैसा चाइना ने सीपेक पे लगाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हो कि वो उस प्रोजेक्ट को अबंडन करके वहां से निकल जाए, बिकॉज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा की सिचुएशन ऐसी है कि वो पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल के बाहर जा रही। तो हम्म। हम ये सारी जियो पॉलिटिक्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो आप एक सिंपल नतीजा लगाइए कि रईसी पाकिस्तान में आया है, ये इसको न्यूक्लियर मदद चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान के ऊपर काटसा लग जाएगा, काटसा एक एक्ट है अमेरिका का, हम्म। जो अगर उसको लगा देगा तो सैंक्शंस उस पर लग जाएंगे पाकिस्तान पे,
और अगर पाकिस्तान पे सैंक्शन लग जाते हैं तो कोई भी वेस्टर्न कंट्री, कोई भी देश पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान आइसोलेशन में चला जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान से जो स्टेटमेंट्स अभी निकल रही हैं, वो एक ऐसी स्टेटमेंट्स को निकल रही है कि ये जो विजिट है ईरान प्रेसिडेंट का, ये एक आप समझ लिए कि एक सबसे बड़ा फेलियर हो चुका है। राइट, बिकॉज ये इसको अमेरिका से इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ गई कि पाकिस्तान जुर्रत नहीं कर सकता है कि वो इसको वेवर ले ले ईरान के इसको जो है, और इसीलिए पाइपलाइन भी अभी तक नहीं बनी है, 1 किलोमीटर एग्ज़ैक्ट भी नहीं बनी है, और आने वाले एग्ज़ैक्ट वक्त में भी 1 किलोमीटर नहीं बनेगी। तो हुँ, ये सिचुएशन है आज। राइट। तो सर अभी मैं थोड़ी देर पहले जो उनका ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है, जो जॉइंट स्टेटमेंट जो डिलीवर हुआ है, वो मैं देख रहा था और उस जॉइंट स्टेटमेंट में सिर्फ़ एक बात प्रोमिनेंटली वहाँ पर कही गई थी, ये मैं डॉन न्यूज़पेपर के हवाले से कह रहा हूँ, कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, उस प्रोसेस को थोड़ा-सा स्पीड अप किया जाए। इसी बात को प्रोमिनेंटली उस एग्रीमेंट के अंदर उस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है। दूसरी चीज़ जो अभी आपने बताया कि यूएस की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हेल्प ईरान को करी, जो कि वो उस इंटेंट से ईरानी प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हैं और अगर करी तो यूएस की तरफ से उन पर सैंक्शन लग जाएँगे। तो क्या पाकिस्तान बिहाइंड द सीन ऐसी कोई चीज़ कर सकता है जो कि पता ना पड़े? और मेरा दूसरा फ़ॉलो-अप क्वेश्चन इसमें ये रहेगा कि भारत के भी ईरान से बहुत अच्छे टर्म्स हैं और जो आपने ये बात कही कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट इस एरिया में ज़्यादा है और ईरान उस रीजन को इतना डेंजर उस तरफ क्रिएट कर सकता है कि जो इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया और इज़राइल से होते हुए जो सेंट्रल यूरोप की तरफ जो कॉरिडोर की बात हम लोग कर रहे हैं, वो भी डेंजर में पड़ सकता है। तो क्या ईरान भारत के साथ में जो उसके टर्म्स हैं, उसको साइड में रखते हुए ऐसी चीज़ें चाइना के कहने पे कर सकता है? देखिए, ईरान आज एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो एक डायरेक्ट वॉर में नहीं आ सकता है इज़राइल के अगेंस्ट, बिकॉज़ आज जो भी ईरान कोशिश कर रहा है, वो उसका कॉमन एनिमी है इज़राइल। तो राइट, वो अपनी तैयारी अपने इज़राइल की लड़ाई के लिए कर रहा है, बिकॉज़ उसने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हम इज़राइल का वजूद 25 साल में मिटा देंगे। अभी आने वाले वक़्त में वो अपनी तैयारी अपने आप को इसलिए मजबूत कर रहा है कि वो इज़राइल के ऊपर मौका उसको मिलते ही कोई ना कोई स्ट्राइक करेगा, पर वो स्ट्राइक ईरान के सॉइल से नहीं आएगी, वो स्ट्राइक आएगी उसकी प्रॉक्सीज़ के थ्रू। वो अपनी हुँ, प्रॉक्सीज को मजबूत कर रहा है। आपने देखा होगा 48 घंटे, पिछले 48 घंटे में आपने देखा होगा कि हज़बुल्लाह के जो स्ट्राइक्स हुए हैं नॉर्दर्न इज़राइल में, वो बहुत इंक्रीज़ हो चुके हैं बराबर, और राइट, काफ़ी एरियाज़ में स्ट्राइक हुए हैं और इज़राइल आर्मी के ऊपर हुए, इज़राइल डिफेंस फोर्सेस के ऊपर हुए। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट वो अटैक्स आपने देखा, ड्रोन अटैक्स हुँ, 150 से ऊपर ड्रोन्स लॉन्च हुए थे। हुँ, अब अब आने वाले वक़्त में जो है ईरान है, वो अपना हिज़्बुल्लाह को और मजबूत करेगा और इसीलिए उसको चाइना का सपोर्ट चाहिए और इसीलिए उसको पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए। आप देखिए, अगर कुछ वॉरहेड्स ये हिज़्बुल्लाह की तरफ अगर भेज देता है और एक न्यूक्लियर स्ट्राइक अगर इज़राइल पे हो जाती है हिज़्बुल्लाह से, तो उसमें ईरान को कौन ब्लेम करेगा? कोई भी नहीं, बिकॉज़ ईरान तो उसको डिनाई करेगा कि ये हमारी तरफ से नहीं है। बराबर, तो ये सारी चीज़ें हमको अपने मद्देनज़र में रखनी पड़ेंगी। आने वाले वक़्त में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, और जो आपका एक क्वेश्चन था कि पाकिस्तान एक सीक्रेटली अगर इसको ईरान की मदद करेगा, ये हो नहीं पाएगा। बिकॉज़ ओके, आज की जिस तरीके की यूएस इंटेलिजेंस और सर्विलेंस है, वो यूएस के लोग हर एक जगह घुसे हुए हैं पाकिस्तान में। आप देखेंगे पाकिस्तान आर्मी के जितने भी जनरल्स हैं,
उनके जो घर हैं वो कहाँ-कहाँ पे बनाए हुए हैं? या तो लंदन में है, हुँ, या तो यूएसए में है, या तो दुबई में है। हुँ, तेहरान में तो नहीं है ना? नहीं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी यूएस जनरल्स हैं, जो आज पाकिस्तान में हैं, या जो भी इनकी जो हायरार्की है, और इनकी 70% इक्विपमेंट जो पाकिस्तान आर्मी की है, वो यूएस ओरिजिन की है। और हाल ही में यूएसए ने इनको 450 मिलियन डॉलर्स इनको F-16 के स्पेयर्स दिए थे, इनकी पूरी F-16 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की। तो राइट। ये कोई एक्शन नहीं ले सकता है पाकिस्तान विदाउट सैंक्शन और अप्रूवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आप ये मान के चलिए। और जहां पे ट्रेड का सवाल है, अगर यूएस ने सैंक्शन ईरान पे लगा दिए, अभी सुनने में आ रहा है कि जो इनका रिपब्लिकन गार्ड है ईरान का, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा रहा हुँ, है। यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो ने ये प्रपोजल निकाला है, और राइट, स्पेशली यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट आई है ये आज के राइट न्यूज़पेपर में राइट आई है। और इज़राइल ने भी इसको प्रपोज़ किया था कि यस। जो ईरानियन हाँ। राइट। तो अगर आप मुझे एक चीज बताइए कि पाकिस्तान अगर एक कदम ईरान की तरफ भी आगे बढ़ाएगा, तो पाकिस्तान को यूएस खत्म कर देगा इकोनॉमिकली। हुँ, बिकॉज चाइना तो अभी कोई ऐसी ग्रेट मदद उसको करने वाला नहीं है, बिकॉज चाइना ने ऑलरेडी इतने पैसे लगा लिए, अब वो पछता रहा है, वहां से पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहा है वो। तो राइट। मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी अभी जो एक्टिविटीज हम देख रहे हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में। और दूसरा, आप एक चीज भूल रहे हैं, शिया और सुन्नी डिवाइड। हुँ, ये जो डिवाइड है ना, ये बहुत ही मजबूत होता है, ये कोई इतना आपका आसान नहीं है। बिकॉज आज देखिए, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी देश है, इसीलिए पाकिस्तान की वो हमेशा मदद करता है बराबर। अनकंडीशनली। बट ईरान ने कभी पाकिस्तान की ऐसी मदद नहीं करी है, हुँ, बिकॉज वो एक शिया स्टेट है। और ये शिया और सुन्नी डिवाइड को आप बैकग्राउंड पे हमेशा रखिएगा। और एक जो बॉर्डर है, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। हुँ, और इस बॉर्डर से कभी भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। और बराबर। जो जैश ए बदर ग्रुप है, जो वो ईरान में जाके स्ट्राइक्स करता है, हरकत करता है। आप जानते हैं इस ग्रुप को फंड कौन करता है? सऊदी अरेबिया। ओके, तो ये पूरी कहानी एक स्टोरी है, एक बॉलीवुड मूवी जैसी है। आसान नहीं है इनको जो पास में आना। ईरान और पाकिस्तान इतने जल्दी पास नहीं आने देगा यूनाइटेड स्टेट्स इनको। चाइना चाहे भी कोशिश कर ले। अब पाकिस्तान के लिए तो एक कैच 22 सिचुएशन है। जाए तो जाए कहाँ, वो एक गाना है ना, आपने सुना होगा, जी, जी, जाए तो जाए कहाँ, वो पाकिस्तान के लिए लागू होता है। बराबर। दैट इज द बिल्कुल सिचुएशन। सर, जैसा अभी आपने बताया कि जियोपॉलिटिक्स जो है ये किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है और इनफैक्ट इसके अंदर जितना सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन होता है, वो शायद कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। आज बिल्कुल। आपने इन सब चीज़ों को इतना डिटेलिंग में और इतना अच्छे से बताया, समझाया कि जो चीज़ें मीडिया में भी नहीं आती और जो चीज़ें शायद मीडिया की लेंस से छुप जाती है, उनको एनालाइज़ करके और उनकी डिटेलिंग शेयर करना, ये एक अपने आप में बहुत कमेंडेबल चीज़ है और आप हमेशा इस तरह के एनालिसिस व्यूअर्स के साथ में शेयर करते हैं। इसीलिए व्यूअर्स आपकी बातों को और आपके एनालिसिस को इतना पसंद करते हैं। और आपने आज अपने बिज़ी शेड्यूल में से समय निकाला और ये चीज़ें, इनसाइट्स शेयर करी, इसके लिए आपका आज बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद आपके व्यूअर्स को। और आपको मैं
आई मीन आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आपकी जो डेडिकेशन और आपकी जो लगन है, आपके जो रोज, आई थिंक आज मॉर्निंग में भी आपने एक वीडियो किया है, उसको मैं जी, ऐसे ही ग्लांस कर रहा था, मैं अपने कॉलेज में था तो मैं उसको देख रहा था कि भाई इसको राहुल इज एट हिज वर्क प्लेस इन द मॉर्निंग ऑल्सो, इन द इवनिंग ऑल्सो, सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।